हमें अपना अंदाज बदलना पड़ेगा और हमें अब ये बहाना भी नहीं इख्तियार कर सकते हैं कि जनाब हमारा दिन बुरा था। ये बहाना भी इख्तियार नहीं कर सकते हैं कि ऑपोजिशन बहुत अच्छा खेली, हम बहुत बुरा खेले हैं। लोगों ने ये बता दिया है कि इमरान खान का जो बयानी नजरिया, जो हकीकी आजादी और गुलामी नामंजूर है, वो लोगों के दिलों में उतर गया है। खान साहब को देखने के लिए लोग नहीं आते, वहाँ पे कुछ तमाशा देखने नहीं आते हैं। वो इस सारे नजरिए, इस बात पे बिलीव करते हैं। वो जो मकसद चाह रहे हैं कि जनाब कोई ऐसा आ जाएगा जो ऐसे, देखिए इदारे का अपना एक होता है, ये इनको अभी तक पता नहीं इतनी दफा करने के बावजूद नहीं समझ आई, और जिस तरह की हरकतें वहां पर बैठकर कर रहे हैं, इससे भी वो कोई अपने लिए हमदर्द पैदा नहीं करेंगे इदारे के अंदर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्जा के साथ। और आज का दिन जनाब पाकिस्तानियों ने काफी वेट किया, काफी इंतजार किया, क्योंकि इस दिन का पाकिस्तान को तवील अरसे से इंतजार था। 2009 में हमने वर्ल्ड कप जीता था और आप समझ लें कि 13 साल से इस दिन का इंतजार था हमें कि जनाब हम दोबारा फाइनल में पहुंचेंगे और दोबारा से कप उठाएंगे। लेकिन जनाब आज हमारे सारे सपने चकनाचूर हो गए, क्योंकि एक बार फिर से हमारे बल्लेबाजों ने हमें बुरी तरीके से धोखा दे दिया। लेकिन नो डाउट तारीफ करनी चाहिए पाकिस्तानी बॉलर्स की। पाकिस्तानी बॉलर्स ने 137 का टारगेट, 137 रन पाकिस्तान ने बनाया, 138 का जो टारगेट था वो कोई भी टीम इसको इस तरह से डिफेंड नहीं कर सकती जिस तरह से आज पाकिस्तानी बॉलर्स ने किया। नो डाउट अबाउट इट, सल्यूट करना चाहिए उन लोगों को। लेकिन क्या सिर्फ हम बॉलिंग पे ही डिपेंड करेंगे? आज कुछ बात करते हैं जनाब। पाकिस्तान वर्ल्ड कप के फाइनल तक तो पहुंच गया, उसमें किस्मत का बहुत बड़ा हाथ था, कारकर्दगी भी थी, लेकिन किस्मत का हाथ भी था। अगर कारकर्दगी की बुनियाद पर ही पहुंचते तो जनाब ऑस्ट्रेलिया ने भी आ जाना था, लेकिन उसके बावजूद है खैर फाइनल में तो पहुंच गए। जिस तरह की कारकर्दगी की उम्मीद की जा रही थी वो कारकर्दगी हम नहीं दिखा सके। इंग्लैंड जैसी टीम के सामने 138 रन का टारगेट रखना, इस बात पर मोहर सब करना है कि मैच आपने उनके हाथ में पहले ही दे दिया। लेकिन बॉलर्स ने शानदार कमबैक किया। शाहीन शाह अफरीदी ने पहली ओवर में विकेट चटखा दी और उसके बाद फिर देखने में यह आया कि जनाब इंग्लैंड के बल्लेबाज खुलकर खेल नहीं सके। लेकिन 137 रन, 138 टू चेस, ये कभी भी इतना टारगेट बड़ा नहीं था कि पाकिस्तान उसको डिफेंड कर पाता। लेकिन कई सवालात हैं। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन में अगर स्टार्ट में 2 नंबर्स देखें चलें तो मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, ये प्रोफेशनल बल्लेबाज हैं और रैंकिंग भी इनकी अच्छी है, पूरी दुनिया में इनको सराहा जाता है। लेकिन जनाब तीसरे, चौथे और 5वें नंबर पर जो बल्लेबाज आते हैं, हम दूर नहीं जाते, पड़ोसी मुल्क में देख लेते हैं। क्या हमारे पास विराट कोहली हैं? क्या हमारे पास सूर्य कुमार यादव हैं? क्या हमारे पास पांड्या हैं? क्या हमारे पास दिनेश कार्तिक हैं? ये वो सवालात हैं जो हमने आज उठाने हैं कि जनाब क्या इस बैटिंग ऑर्डर के साथ हम वर्ल्ड कप जीतने की सलाहियत रखते थे? किस्मत से, दुआओं से, पाकिस्तानी कौम की दुआओं से हम पहुंच तो गए, लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था। तो जनाब इकबाल जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, और एजाज वसीम बाकरी साहब हमारे साथ मौजूद है, मेलबर्न से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जहां पर काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी कि पाकिस्तान जीतेगा और जीत की झंडा गाड़ेगा। लेकिन उसके बाद फिर कुछ अलग ही सीन हो गया। पहले एजाज से ज़रा बात कर लेते हैं। एजाज भाई, क्या हुआ आज? कहाँ गलती हुई, कहाँ चूक हो गई? हम तो कह रहे थे हम इंग्लैंड को भी पिछाड़ कर रख देंगे, हम इंडिया नहीं है, हमारा बॉलिंग अटैक इंडिया जैसा नहीं है, हम 168 या 150 भी बना लेंगे तो जनाब हम चेस कर लेंगे। लेकिन 138 कभी भी ये डिसाइसिव टोटल नहीं होता डिफेंड करने के लिए। देखिए सलमान, ये आप भी ये बात बोल रहे हैं कि 137 रन करके हम वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते हैं, और फिर हम 48 डॉट बॉल खेल के भी 20 ओवर की क्रिकेट में 48 डॉट बॉल खेल के हम कैसे जीत सकते हैं, ये बताएं। बाबर आजम और रिजवान की हम सब लोग तारीफ करते हैं, वो 8 सेंचुरी पार्टनरशिप ओपनिंग स्टैंड पे कर चुके हैं। सईद अनवर और आमिर सुहेल से बड़ी जोड़ी वो बन चुकी है स्टैट्स के हिसाब से। लेकिन ये तर्ज अमल बदलना पड़ेगा, बाबर आजम को भी ये तर्ज अमल बदलना पड़ेगा, ये रिजवान को भी तर्ज अमल बदलना पड़ेगा। हम सिर्फ ये वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं आ रहे हैं, हम एशिया कप का भी फाइनल आ रहे हैं। हम पिछला T20 वर्ल्ड कप तमाम 5 राउंड मैचेस जीत के आए। हमने कोई ऐसी खास तब्दीली भी नहीं की, इसी टीम से आ रहे हैं हम, जो हमारे पास टीम थी। देखिए पाकिस्तान टीम को हम जितना सेटिस्फेक्शन शो करें कि हमारे बॉलर्स ने इंडिया की तरह 10 विकेटों से मैच नहीं आ रहा, उन्होंने फाइट किया है, हमने ये किया, हमें अपना अंदाज बदलना पड़ेगा। और हमें अब ये बहाना भी नहीं इख्तियार कर सकते हैं
कि जनाब हमारा दिन बुरा था। ये बहाना भी इख्तियार नहीं कर सकते हैं कि ऑपोजिशन बहुत अच्छा खेली, हम बहुत बुरा खेले हैं। 137 रन बनाने वाली टीम जो है, उस टीम ने 48 डॉट बॉल खेले हैं। और फिर बाबर आजम और रिजवान ने जिस तर्ज की क्रिकेट खेली है, पता क्या, पाकिस्तानी टीम के, क्योंकि मैं इन प्लेयर्स को बड़ा करीब से जानता हूं, मैं टीम के साथ साथ ट्रेवल कर रहा होता हूं, ये इनके दिमाग में ये एक बात डाल दी गई है कि वो पंजाबी में कहते हैं, पंजाबी में ही बाबर बात करते हैं अपने बल्लेबाजों से और अपने साथी क्रिकेटर से, तू आउट नहीं होना, तू अंदर रहना है, तू बाहर नहीं आना, तू विकेट पे खड़ा रहना है, तू फिनिश करके आना है। सलमान, एग्जैक्टली ये वो वर्ड्स हैं जो कि पाकिस्तान टीम की आज की शिकस्त का बायस बने। और हम जितने मैचेस भी हारते हैं, यही वजह होती है कि हम लोग, मुझे समझ नहीं आई है कि बाबर और रिजवान को पता भी है कि पाकिस्तान की बॉलिंग 150 रन डिफेंड करने के लायक है, ये डिफेंड कर सकती है 150 रन, लेकिन किसी एक बंदे ने, शान टेट अंदर बैठे हुए थे, यूसुफ अंदर बैठे हुए थे, सकलैन मुश्ताक हेड कोच अंदर बैठे हुए थे, बाबर जब आउट होकर अंदर चले गए, हमने उसी तर्ज अमल पे बैटिंग की है, उसी पैटर्न पे बैटिंग की है जो हम अमूमन जब कोलैप्स होता है, हमने अपने ना शादाब का बैटिंग ऑर्डर चेंज किया, ना नवाज का बैटिंग ऑर्डर चेंज किया, ना इफ्तिखार का बैटिंग ऑर्डर चेंज किया, ना हारिस का बैटिंग ऑर्डर चेंज किया, ना शान मसूद का बैटिंग ऑर्डर चेंज किया। जब आप अपने देखे ना, इंग्लैंड ने देख लिया कि हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल कैसे खेला, और उनको बिलीव था कि एक बंदा भी अपने बैटिंग ऑर्डर का पाकिस्तान ने चेंज नहीं करना, सो उन्होंने उसी पैटर्न पे बॉलिंग की, हमने उसी पैटर्न पे बैटिंग की है। अच्छा, अगर आप इजाजत दें, इकबाल साहब की तरफ भी मैं जाना चाहता हूं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इकबाल साहब, ये मोहम्मद हारिस, शान मसूद, इफ्तिखार अहमद, तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर पर पाकिस्तान के बल्लेबाज आते हैं और बैटिंग करते हैं। सर, आप दिल पर हाथ रख के बताइए, आप इन तीनों पर किस पे भरोसा करते हैं कि ये मैच विनर हैं और 18वें 19वें ओवर तक मैच लेकर आएंगे? पहला मैच हमने देखा है इंग्लैंड के खिलाफ, विराट कोहली नंबर 3 पर आए, 19वें बल्कि 20वें ओवर तक उन्होंने बैटिंग की और उसके बाद वो आउट हो गए थे, लेकिन उन्होंने मैच फिनिश किया, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से फिनिश किया। हमारे पास 2 बल्लेबाज ऊपर के तो चलें, छोड़ दो, उनकी बात बाद में करेंगे, शान मसूद, इफ्तिखार और जनाब ये मोहम्मद हारिस, इनमें से किसके पास ये सलाहियत है? यार, ये आपने जो ये बात की हारिस की, तो बात मैं ये नहीं करता कि हारिस ने गुज़िश्ता 3 मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अगर ईमानदारी की बात है, आप ये देखें ना, तो इनमें से कोई भी फिनिशर नहीं है। और वे पाकिस्तान की बैटिंग जो है ना, एक लंबी टेल है पाकिस्तान के बाद। मैं आपको ऑनेस्टली ये बताऊं, देखें ट्रेजेडी कहां से होती है कि जब बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान में से कोई भी जल्दी आउट हो जाता है तो पूरी टीम बैठ जाती है। आज एग्जैक्टली यही हुआ कि रिजवान जल्दी आउट हुए तो फिर वो टेम्पो नहीं बन सका, और अब पावर प्ले में अगर टेम्पो आप ना बना सके तो फिर इंग्लैंड जैसी टीम के सामने स्कोर करना मुश्किल होता है। आपके जो 6 बैट्समैन थे, 6 बैट्समैन जिनको आप कह रहे हैं कि जनाब हमने खाम में इनको बनाया हुआ है, नवाज को, शादाब को, इफ्तिखार को और जो प्लेयर्स हैं, इन सबको हमने ऑलराउंडर बनाया हुआ। ये ऑलराउंडर जेन्युइन नहीं है, जेन्युइन ऑलराउंडर है, जेन्युइन ऑलराउंडर है आपके सही मानों में स्टोक्स, जो इन्होंने आज इनिंग्स खेली, जिन्होंने फिनिश करके दिया है सर, उन्होंने बिल्कुल मैच फिनिश करके दिया है। और देखिए उसने अटैक नहीं किया। हमारे जो बैट्समैन थे वो मतलब उन्होंने अगर सिर्फ रने बॉल करते हैं ना तो पाकिस्तान का स्कोर 150 आ जाता सर। रने बॉल करके हम तो ट्रांसमिशन कर रहे थे, हमने कहा रने बॉल कर लेंगे तो 150 का आ जाएगा। 40-45 बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सलमान, लेकिन इन्होंने क्या किया कि तमाम शॉट्स लॉफ्टेड खेले, पोटेंशियल उनमें था नहीं और ना एग्जीक्यूट कर सके, इसलिए कि आपने शान मसूद का आउट देखा था, जिस तरह से शान मसूद ने शॉट खेला था, वो जो फील्डर थे वो कम से कम 20 मीटर अंदर होंगे, दायरे से बाहर जरूर थे, लेकिन वो बिल्कुल बाउंड्री पे जाके उन्होंने कैच नहीं पकड़ा। उनका माइंड सेट आप चेक करें इंग्लैंड का, उनको पता था कि ये बॉल कितनी दूर तक मार सकते हैं, इनकी सलाहियत क्या है, इनकी पावर क्या है, इनका स्टेमिना क्या है। ये आप जो बता रहे हैं ना, ये बिल्कुल एग्जैक्टली ये कि कोई इनको एफर्ट नहीं करनी पड़ी कैचेस लेने के लिए। तमाम डॉली कैचेस थे, ऊंचा आया, उन्होंने खेला और बाउंड्री से कम 20-20, 25-25 मीटर पहले वो आउट हुए, कोई बहुत करीब जाके आउट नहीं हुआ। उन्होंने वो स्ट्रगल देखा। आई एम वेरी सॉरी टू से। अब देखें, सारी बात ये है, जब टीम हार जाती है तो बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं। क्या ये बिल्कुल पोटेंशियल था? क्या पाकिस्तान की बैटिंग में इतनी डेप्थ थी? क्या इंग्लैंड की बैटिंग की
ये जो डेप्थ थी उसका आपके बॉलर्स मुकाबला कर सकते हैं? अब मेरी ये समझ में भी नहीं आ रहा है कि जो शाहीन शाह अफरीदी थे उनके 11 गेंद जो है किसी और बॉलर्स ने कराए और वो मतलब अनफिट हो गए। उसकी रीजनिंग क्या है? आई गॉड फॉरबिड नो कि उनको क्रैम्प्स पड़ गए। इतने क्रूशियल अभी तक तो क्रैम्प्स की आ रही है खबर वैसे। और साथ साथ सर आपका 20वां ओवर डालता कौन? 2 ओवर बाकी थे शाहीन शाह अफरीदी के, उन 2 ओवर में 1 बॉल करा के वो अनफिट हो गए, बाहर चले गए और फिर इफ्तिखार ने उनके 5 बॉलें कराई। आखिरी ओवर के लिए कोई बचा ही नहीं था आपके पास कराने की। यार बात दरअसल ये है कि मेरी ये एक बात समझ में नहीं आती कि बाबर आजम ने किस टाइप की कप्तानी की। अब न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आपने नवाज को फर्स्ट चेंज पे स्पिनिंग लेके बॉलिंग दे दी, आज उनसे बॉलिंग ही नहीं कराई। इससे पहले में मैचेस में भी ऐसे ही हुआ कि कभी आप शादाब को बॉलिंग देते हैं, कभी इफ्तिखार को बॉलिंग देते हैं। आपने कोई चीज को सेटल होने नहीं दिया यार। कंसिस्टेंसी नहीं है पाकिस्तान में और उसका खमियाजा जनाब हमने ऐसे बड़े स्टेज पर किया जहां पर गलतियों की गुंजाइश नहीं होती है। इजाज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का जनाब बहुत शुक्रिया। पाकिस्तानी फैंस आज मायूस हैं और मायूस होना बनता है। पाकिस्तानी बॉलिंग ने फाइट जरूर की, शेरों की तरह मुकाबला किया, लेकिन पाकिस्तान के बल्लेबाज पता नहीं क्या कर गए। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, अब वक्त हुआ है पोस्टमार्टम का। किसी भी मुल्क में सहाफ़ी की पहली और बुनियादी जिम्मेदारी किसी भी खबर की तहकीक है। अफवाह, ख्वाहिश, ख्याल या एजेंडे को खबर बनाने का सहाफत का नाम नहीं दिया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान में हमें आए रोज ऐसी कई मिसालें देखने को मिलती हैं जहां अगर यह कहा जाए कि सहाफत एक कारोबार बन चुकी है तो हरगिज गलत नहीं होगा, जिसकी हालिया मिसाल साबिक वजीर आजम इमरान खान का गैर मुल्की मीडिया को दिया गया एक इंटरव्यू है। इमरान खान का इंटरव्यू करने वाली गैर मुल्की खातून एंकर को हिरासत किए जाने का प्रोपेगेंडा उस वक्त शुरू हुआ जब गैर मुल्की खातून सहाफी मलेशिया चान ने अपने एक ट्विटर पैगाम में लिखा कि मैं माजरत खा हूं कि मैंने ट्विटर पर अपनी पोस्ट का रिप्लाई सेक्शन बंद कर रखा है। और उसकी वजह भी उन्होंने बताई कि क्योंकि मुझे जान से मारने और जिनसी ज्यादती का निशाना बनाए जाने की धमकियां मौसूल हो रही थी। मलेशिया चान का इस बयान पर हमारे मुल्क के चंद चैनल्स और सहाफियों ने खबर शाया की और मलेशिया के रिप्लाई सेक्शन को ऑफ रखने के मामले को इमरान खान के इंटरव्यू से जोड़ दिया और खबर की सुर्खी रखी कि इमरान खान सख्त सवालात करने वाली खातून एंकर को कत्ल की धमकियां। अच्छा, बात यहीं तक नहीं रही हुई, यहीं पे तसल्ली और तशफ़ी नहीं हुई। चांद सहाफियों ने तो गैर मुल्की रिपोर्टर से इज़हार यकजहती तक कर दिया और खूब कोशिश की कि मामले को किसी भी तरह किसी भी तहकीक के बगैर इमरान खान के इंटरव्यू से मुंसलिक कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। एक सहाफी ने लिखा कि आपने एक शानदार इंटरव्यू किया जिस पर आपको मुबारकबाद देनी चाहिए। तहम इस इंटरव्यू से एक तबका परेशान है मगर वो पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं करता। आपकी बहादुरी को सलाम और मजीद कामयाबी की दुआएं। बात यहां नहीं रुकी। एक और सहाफी ने लिखा कि आपको इमरान खान के इंटरव्यू के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुज़दिलों की जानिब से नाराजगी का सामना है। शाबाश है भाई, शाबाश, आपने इमरान खान के चेहरे से नकाब उतार दिया और हकीकी फाशिस्ट अनकरीब को बेनकाब कर दिया जनाब। लेकिन इस सब के बाद उन्हीं खातून सहाफी जिनके बारे में कहा जा रहा है वो खुद मैदान में आई और मेलिसा ने एक सारिफ के सवाल पर रिप्लाई करते हुए कहा कि कमेंट्स को बंद करने का ताल्लुक खान साहब के इंटरव्यू से हरगिज नहीं है। मैं ऐसे ही ट्विटर इस्तेमाल करती हूं। अगर कोई खबर रसाए इदारे से और इस तरह के बयान कर रहा है तो वो दोगला है और गलत है। और यूं नाजरीन, गैर मुल्की सहाफी खातून को हिरासत करने का प्रोपेगेंडा जिसका इल्जाम तहरीक सरबराह इमरान खान के सर डाला जा रहा था वो भी नाकाम हो गया। सिर्फ एक ट्वीट जिस पर पाकिस्तान के मीडिया, पाकिस्तान के कुछ चैनल्स, कुछ सहाफ़ी, कुछ तज्जियाकारों ने जनाब बुनियाद बनाकर इसको इमरान खान से जोड़ने की कोशिश की और बाद में मालूम हुआ कि जनाब वो ट्वीट गैर मुल्की सहाफ़ी खातून ने इमरान खान के लिए नहीं किया, किसी और ही वजह से किया था। लेकिन इसको कारकुनों की जानिब से या इमरान खान की तरफ से जोड़ने की कोशिश की गई और धमकी से मुंसलिक करने की कोशिश की। इसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे मुल्क की आदि सहाफ़त किस डगर पर चल रही है। यहां लेंगे एक ब्रेक जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मुल्क की कुछ सियासी सूरत हाल पर मजीद बात करेंगे। जनाब, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब की सरबराही में
क्योंकि अभी वो इस वक्त आराम पर हैं, उनको जाहिर सी बात है गोलियां लगी थी, इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया था, बुज़दिलाना हमला उन पर किया गया था वज़ीराबाद में, और उसके बाद से ये जो लॉन्ग मार्च है, हकीकी आज़ादी मार्च है, ये अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है और इसको पिंडी में खान साहब ज्वाइन करेंगे। लेकिन वक्तन फ़वक्तन जब ये मार्च आगे बढ़ रहा होता है, मुख्तलिफ रास्तों से गुजर रहा होता है, तो खान साहब वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हैं और लोगों का जोश व खरोश दीदनी है। जब ये हकीकी आज़ादी मार्च शुरू हुआ था लाहौर से, जब ये आगाज़ हुआ था इसका, लोगों का जम गफ़ीर था, लोग उमड़ कर निकल आते थे, खान साहब जहाँ पर आते थे वहाँ पर लोगों का जम गफ़ीर होता था, लोग वाहलियाना मोहब्बत का इज़हार खान साहब से किया करते थे। लेकिन उसके बाद जब खान साहब पर कातलाना हमला किया गया, बुज़दिलाना हमला किया गया, उसके बाद से जब ये हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च को दोबारा रिज्यूम करने की बात की गई, तो ये एक दिलचस्प और डिफरेंट एक्सपीरियंस था। लोगों की जानिब से कहा जाता है खान साहब से मोहब्बत का इजहार काफ़ी ज़्यादा है और खान साहब को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए, उनको आप समझ लें उनकी बातों को गौर से सुनने के लिए लोग वहाँ पर आते हैं। और अब अगर उनकी मौजूदगी नहीं होगी तो शायद लोग कम होंगे, लेकिन यह ख्याल भी गलत साबित हुआ। वज़ीराबाद के मकाम से जब दोबारा आगाज़ हुआ इस हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च का, तो लोगों की तादाद उस दिन, जिस दिन एक कातलाना हमला हुआ था, उस दिन से भी ज़्यादा थी। इसी पर मज़ीद बात करेंगे। जनाब उसामा गाजी सीनियर जर्नलिस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कमल शौजफ साहबा ने इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है। उसामा भाई, अगर आप इजाज़त दें, कमल साहबा से ज़रा एक दो सवाल कर लेते हैं, फिर इस पर तजिया भी लेंगे सर आपका। कमल साहबा, ये बताइएगा, ये हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च तो चल रहा है अभी, खान साहब भी अल्लाह का शुक्र है रूबा सेहत है, अल्लाह उनको जल्दी सेहत याब करे, पिंडी की तरफ हुआ है। क्या लग रहा है आपको, हुकूमत का इस वक्त मूड तो है नहीं इलेक्शंस की तरफ जाने का, तो फिर व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या होने जा रहा है फिर आने वाले वक्त में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छा इब्तिदाइया दिया, मेरे हिस्से की काफ़ी सारी बातचीत आपने एक्सप्लेन कर दी है। देखिए, ये वाकई एक लोगों में एक चहमगोइयाँ थी, और खास तौर पे उन हलकों में जो लॉन्ग मार्च को वैसे ही नहीं बर्दाश्त करते थे या उसको फेल कराना चाहते थे, या जिसको रोकने के लिए ये काफिलाना हमला किया गया था खान साहब पे और उनके तमाम साथियों पे, हमारी पीटीआई की जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है उसके। लेकिन उस सारे जो चहमगोइयाँ थी, जितने भी लोगों के दिलों में, जहनों में अभाम थे, वो उस वक्त बिल्कुल खत्म हो गए जब वजीराबाद से दोबारा काफिला शुरू हुआ और खान साहब के जो सिपाही हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब ने इसको दोबारा लीड करना शुरू किया। और अब आप ये देखेंगे, पहले तो एक कंटेनर था, अब दो हो गए हैं। आज इस्लामाबाद में आप देखेंगे किस कदर वालेहाना इस्तकबाल हुआ है और किस तरह जोश और जज्बा है। लोगों ने ये बता दिया है कि इमरान खान का जो बयानिया नहीं, नजरिया, जो हकीकी आज़ादी और गुलामी नामंजूर है, वो लोगों के दिलों में उतर गया है। खान साहब को देखने के लिए लोग नहीं आते, वहां पे कुछ तमाशा देखने नहीं आते हैं, वो इस सारे नजरिए, इस बात पे बिलीव करते हैं और इसलिए वो निकले हैं। और एक ये निकलना उस एहतजाज की भी निशानी है जो उस कातिलाना या जो वायलेंस थी, जो हमला किया गया, उसके अगेंस्ट थी। लोगों ने रेजिलियंस शो की है, लोगों ने दिखाया कि हम खौफजदा नहीं है, हमें आप इस तरह की गीदड़ भभकियों से रोक नहीं सकते। और जो आप इलेक्शन की मूड की बात करें, देखिए हुकूमत तो वैसे ही पपेट है, एक सिलेक्टेड सरकार है, उनकी तो अपने हाथ में क्या है। जो वो कराने आए थे एनआरओ 2 वो ले चुके हुए हैं। आपकी पाकिस्तान की इस वक्त मईशत देख लें, कोई माशी आप इशारिया उठा लें, आप देखें इस वक्त आप इंडस्ट्री के बारे में बात करें, इंडस्ट्री खत्म हो रही है, बंद हो रही है। ये वो इंडस्ट्री थी जो हमने कोरोना के दिनों में रिवाइव की थी। फैसलाबाद में लोगों ने लूम्स 2016 में बंद की थी, तकड़ियों पे तोल के बेची थी। लूम्स का लोहा जो है ना वो बिका करता था, और आपको याद होगा 5 लाख मजदूर बेरोजगार हुए थे और 4 ने खुदकुशी भी की थी। आपको वो स्कैंडल पूरा वो वाकया याद होगा कि बच्चों का बाप था और 2-3 ने अपने ऊपर तेल छिड़क के आग लगा ली थी, कितनी बेरोजगारी। और यही ड्रैकोनियन हुकूमत थी नून लीग की, और अब तो खैर उनके साथ बाकी भी सारे शामिल हो गए। तो अब मुल्क के हालात तो आप देख लें किस तरफ जा रहे हैं। और जो बड़ा इन्होंने झूठा ड्रामा बनाया हुआ था कि जी वो MBS साहब तशरीफ ला रहे हैं और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो भी बंद हो गई। और ऊपर से जुल्म क्या हुआ, तड़का क्या लगा कि पाकिस्तान का क्राइम मिनिस्टर बरतानिया जाता है, डेली मेल पर डिफेमेशन का केस किया हुआ है और केस में खुद जुर्माना लगा के वहीं बंद होके बैठ गए। अब तबीयत नासाजी तो वैसे ही आपको पता है एक गाना है, जब इनकी चोरियां पकड़ी जाती हैं इनके दिलों को कुछ हो जाता है, इनकी तबीयतें खराब हो जाती हैं, इनकी प्लेटें जो है वो ये बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान के लिए, बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान की आवाम के मुस्तकबिल के फैसले बंद कमरे में होते हैं और वो भी बंद कमरा पाकिस्तान में नहीं है, वो भी पाकिस्तान से बाहर है। मजे की बात वो आप एक चीज देखें, मैं तो कहती हूँ लंदन साजिश घर, वो एवनफील्ड अपार्टमेंट जो पाकिस्तानी अवाम के पैसे निचोड़ के लिए गए, वो साजिश घर है।
वहां पे सिर्फ साजिशें घड़ी जाती हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो अब आप ये चीज देखें कि पाकिस्तान का वजीर आजम जो पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग का जिसकी कन्विक्शन होने जा रही थी, उसको अदालतों ने क्लीन चिट दे के वजीर आजम बना दिया, लेकिन बरतानवी जज ने उनको नहीं ये क्लीन चिट दी है, उन पे जुर्माना लगा है, उनके दामाद पे भी जुर्माना लगा है। और डेली मेल का स्कैंडल जेन में रखें, क्या कमेंट्स भी शायद गालिबन ये थे कि आप वजीर आजम हैं, हम इस बात को शायद तस्लीम करते हैं कि आप वजीर आजम होंगे, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है, सबके लिए है। लेकिन एक चीज यहाँ पे मैं हाईलाइट करूं, उसामा गाजी साहब से भी आप जरूर इस पे कमेंट लीजिएगा कि ये जलजला जदगान के पैसे खाने का स्कैंडल था। डेली मेल को शहबाज शरीफ ने चैलेंज किया हुआ कि झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वहां पे कोई अपना वो सेटिस्फैक्टरी जवाब दाखिल करने में नाकाम रहे। तो आप समझ आ गई आप। अच्छा, टाइम की किल्लत है, मैं चाह रहा हूं एक सवाल आपसे और कर लूं, फिर मैं उसामा भाई की तरफ जाऊंगा, जरा उनसे भी जरा तजिया लूंगा। आप जब लॉन्ग मार्च, हकीकी आजादी मार्च के लिए निकले थे, खान साहब लीड कर रहे थे, मुतालबा आपका एक था, इलेक्शंस कराएं, अर्ली इलेक्शंस, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, उसके बाद आवाम जिसको भी हुकूमत का हक देते हैं, आपको दें, नून लीग को दें, पीपल्स पार्टी को दें, वो हुकूमत कर ले, एंड फेयर इनफ। लेकिन अब आपके दो मुतालबा, पहला एक तो उसी चीज को आप लेके चल रहे हैं, दूसरा मुतालबा खान साहब पर जो बुज़दिलाना हमला हुआ था, कातलाना हमला हुआ था, उसकी FIR भी आपकी मर्जी मंशा के मुताबिक नहीं काटी गई। इन दोनों में आने वाले वक्तों में देख रहे हैं आपके कुछ आपके लिए सहूलत निकल कर आती है? FIR तो कट गई है, लेकिन अब तहकीकात उसी तरह होंगी। देखिए, जब खान साहब के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे बनने थे, जब झूठे मुकदमे बनने थे, तो पूरे पाकिस्तान के तूलो अर्ज में खान साहब पे 28 FIR कटी, और उसमें वो बेचारे कहीं गए नहीं गए। अब उन्होंने कौन से हथियार लहराए थे और कौन से बम धमाके किए थे, कौन सा उसामा बिन लादेन से जाके उन्होंने $10 मिलियन लेके तो कोई दहशतगर्दी के वाकयात पाकिस्तान में कराए थे। पूरी दुनिया में एक मजाक बन गया कि एक ह्यूमनिस्ट, एक ऐसा बंदा जिसने दुनिया की आवाम की सहूलत के लिए हमेशा काम किया, पीस के नाम के साथ जिसका मंसूब होता है, उस पर दहशतगर्दी के पर्चे काट दिए गए। और अब जब उनके ऊपर हमला हुआ है, कातिलाना हमला हुआ है, वो बाल बाल बचे, अल्लाह की मदद से बच गए हैं। तो अब जब उनकी अपनी जो कानून और आईनी हक है और आइन और कानून उनको ये इस्तेकाक देता है कि वो अपनी मुद्दत में पर्चा दर्ज कराए, मुकदमा दर्ज कराए, तो उनसे ये हक सल्ब किया जा रहा है। क्यों वो 3 लोग खौफजदा है? एक को तो दिल का मसला, अदालत में चैलेंज किया है इस FIR को। हम कल सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, और कल तमाम MNAs, तमाम MPAs, जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं, हर तरफ, हर रजिस्ट्री में, कल हम लोग लाहौर रजिस्ट्री, सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री में जाएंगे, बाकी पेशावर से भी जाएंगे, कोयटा से भी होंगे और कराची से भी होंगे, और हम जाके एहतजाज करेंगे। देखें, जब आप वो अरशद शरीफ जो शहीद है, उन पर 18 FIR जाली कट गई, उनके लिए जमीन तक कर दी, 24 FIR इमरान रियाज खान पे कट गई। हम सारी जो हमारे MPAs हैं जिनके ऊपर पुलिस ने धावा बोला, हमारी एक खातून जुबान आज तक नहीं बोल सकती है, उन खवातीन पे 3 दहशतगर्दी के पर्चे कट गए। और जब खुली दिन दिहाड़े आपके चैनल्स ने दिखाया कि इमरान खान पे किस तरह कातिलाना हमला हुआ है, FIR नहीं कट रही। क्यों भाग रहे हैं भाई? आप क्यों भाग रहे हैं? अगर आप इतने मशहूर और मारूफ सियासतदान हैं और किसी के कंधों पे चढ़ के नहीं आए हैं, तो फ्रेश इलेक्शंस कॉल करें और आ जाए मैदान में। आपको मैं आखिरी बात याद कराती, जो 8 मार्च को जब बिलावल कांपे टांग गई मार्च लेकर पहुंचा था डी चौक पे, तो उसका मुतालबा था फ्री एंड फेयर इलेक्शन। 3 अप्रैल को जब हमने असेंबलियां तोड़ दी, तो इन्होंने एल्फी, जो सिलेक्टेड असेंबली को लाने वाले थे इन सारों को, उसी एल्फी से इन्होंने ये असेंबली वापस जोड़ी और इनको मुसल्लत करके बिठा दिया। अब उनकी कांपे इसलिए टांग दी क्योंकि अवाम के वोट पे तो वो आए नहीं। अवाम 3 दफा अपना रेफरेंडम दे चुकी है, तीनों इलेक्शन अभी जो हुए, पंजाब का इलेक्शन हुआ, फिर पूरे पाकिस्तान में NA की जो झूठी इन्होंने हमारी 45 to 48 अगर आप इजाजत दें, अगर मैं तो अवाम के मंशा के खिलाफ। और आखिरी जुमला है, ठीक है, अब लॉन्ग मार्च तो फैल गया, ये तो एक से डर रहे थे ना, वो तो अब पूरे पंजाब में, पूरे GT रोड में फैल गया। सही है। और अवाम फिर अपना रेफरेंडम बता रही है कि हम इनको नहीं कबूल करते। और अब जो डेली मेल वाला मामला हो, उसके बाद तो आप देख लें, वो इंटरनेशनल चोर टप्पा भी लिखवा चुकी। ठीक है उसामा भाई, आने वाले वक्तों में क्या सूरत हाल अगर देख रहे हैं, अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उनका विजन, उनका गोल बड़ा क्लियर है, लेकिन इस वक्त हुकूमत, अभी इस वक्त क्लियर चीजें नजर नहीं आ रही है, क्लैरिटी नजर नहीं आ रही है। हुकूमत उन्होंने पूरी करनी है, नहीं करनी है? अगर पूरी करनी है तो भाई फिर लंदन में बैठ के क्या कर रहे हैं आप? आपको वापस आ जाना चाहिए, आपको मामलात अपने जिस मकसद के लिए आपने हुकूमत छीनी है उस मकसद को पूरा करना चाहिए। लेकिन उनके कैंप में भी काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो कि अनक्लियर होती हुई नजर आ रही हैं। क्या कहेंगे मौजूदा सूरत हाल में आप?
देखिए सलमान जो मेन मकसद थे उनके वो उन्होंने पूरे कर वो तो अचीव हो गए जी बिल्कुल। हाँ जी, वो उसमें आप देखिए यकीनन आप सही कह रहे हैं कि एक मकसद तैनाती का भी था, ये बड़ा अहम था, ये भी उसमें शामिल है, नो डाउट ये भी है, और वो समझते हैं कि ये वो कर लेंगे। लेकिन इस पर मुझे वो जुमला याद आ गया कि मियाँ साहब से ये तैनाती करवाना, मियाँ नवाज शरीफ साहब से, ऐसी है कि कोई 80 साल का बूढ़ा जो 4 दफा बेचारा तलाक हो चुकी है उससे शादी की पायदारी का मशवरा लेना। तो क्योंकि अभी तक उन्होंने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा तैनातियां की हैं और आज तक कोई भी वो अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं चला सके मामला, और हर तो जगह मसला ही हुआ है कुछ ना कुछ। वो जो मकसद चाह रहे हैं कि जनाब कोई ऐसा आ जाएगा जो ऐसे, देखिए इदारे का अपना एक होता है, ये इनको अभी तक पता नहीं इतनी दफा करने के बावजूद नहीं समझ आई, और जिस तरह की हरकतें वहां पर बैठकर कर रहे हैं इससे भी वो कोई अपने लिए हमदर्द पैदा नहीं करेंगे इदारे के अंदर। दूसरी चीज ये है कि देखिए वो तो बात हो गई, सबको पता है कि जब आए तो इन्होंने जिस तरह अपने केसेस खत्म किए, 2 ही काम किए हैं, ओवरसीज पाकिस्तान से वोट का हक छीन लिया, इनको मेन खतरे इस चीज के थे वो इन्होंने कर लिए। अब ये हर चीज इमरान खान पर ही लॉन्ग मार्च पर थोपना चाह रहे हैं। मैं 2 खबरें आपसे शेयर करता हूं जो बोल्ड न्यूज पर जाहिर है कवर हुई, ब्रेकिंग भी चली। एक तो ये कि मोहम्मद बिन सलमान का दौरा, सऊदी अरब के वली अहद का दौरा मुलतवी होना, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। दूसरी खबर है IMF। अब वही सागदार साहब जो आए थे इसलिए कहते जी मुझे सब पता है कैसे मुल्क चलाना है, मेरे पास A प्लान है, मेरे पास B प्लान है, मेरे पास C प्लान है, वो XYZ तक पहुंच गया है। और वो पाकिस्तान नहीं आए, वो UAE में बैठे हुए हैं, वजीर खारजा सऊदी अरब में है, वजीर आजम बरतानिया में है। तो हुकूमत की जो आप स्ट्रेटेजी पूछ रहे, जो आपका सवाल था, वो जितनी उनकी स्ट्रेटेजी थी वो हो चुकी, इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास सिवाय दम इस्तेहकाम के, सिवाय। लेकिन आपकी जो पहली खबर की आपने जिक्र किया दौरा मनसूखी की, इतलात तो ये भी है कि दौरा तो शेड्यूल ही नहीं था, ये तो एक तरीके से जो आप समझ लें कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टर्स का एतमाद बहाल करने की एक कोशिश थी, क्योंकि पता था कि एक हफ्ते बाद वो नाकाम हो जानी है। इन्वेस्टर्स की आपने बात कर दी, अब किस चीज का इंसान रोना रहा है। 88% इन्वेस्टर्स कारोबारी तो कहते हैं कि गवर्नमेंट की समती दुरुस्त नहीं है, तो क्या करें अब इंसान। और ख्वाजा आसिफ साहब जब इमरान खान पर इल्जाम देंगे लॉन्ग मार्च के हवाले से, तो फिर तो वजीर दिफा है, हम उसकी क्या नाम आने, वो कह रहे हैं जी दौरा इसकी वजह से हुआ है मुलतवी। अगरचे स्टेटमेंट ये आ रही है कि जी वो एशिया का दौरा उन्होंने मुलतवी कर दिया, लेकिन जो भी है मेरी अपने आप तज्जिया, ये तो खबर है, तज्जिया मेरा ये है कि देखिए अदम इस्तेहकाम है, और शायद आने वाले दिनों में लगता है कि नवंबर के फौरी बाद कुछ पता नहीं कि हुकूमत का क्या बनेगा, और इस वजह से वो कोई देर पा किसी हुकूमत के साथ, चाहे हो चाहे सऊदी अरब हो, जो भी उनके इलाकात हैं वो उस तरह से करना चाहेंगे। और वैसे उन्होंने $20 अरब की जो बात की थी, वो आपकी बात सही है कि सिर्फ ये एक दौरा इस तरह था कि एक कॉन्फिडेंस देने के लिए, वरना 20 उन्होंने इमरान खान के दौर में ही कहा हुआ था, फिर वबा का भी मामला आ गया, फिर उसके बाद रजीम चेंज का मसला आ गया। के हवाले से मैं चाह रहा हूं, क्योंकि टाइम की किल्लत है ना, एक सवाल पे आपको, और अब इस पे खबर हकीकत क्या है और तज्जिया क्या है। सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ये वायरल हुई खबर कि उन्हीं मुल्क की जानिब से सालसी की पेशकश की गई और उसके बंदरजात भी बता दिए गए कि जनाब एक्स आर्मी चीफ हैं, वो वजीर आजम के तौर पर आ जाएंगे, ठीक है, हुकूमत डिसॉल्व हो जाएगी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जाएंगे और अर्ली इलेक्शंस हो जाएंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो मौजूदा हुकूमत के लिए यानी PDM के लिए मामला बड़े कशीदा और संगीन हो जाएंगे। देखिए जब से ये आए हैं 8 महीने हो गए हैं, मुझे तो कोई एक इनके फायदे में नहीं लगता। अगरचे वो बज़ाहिर जीत नजर आई थी कि इमरान खान साहब को जनाब निकाल दिया और वजीर आजम नहीं रहे इमरान, बिल्कुल, लेकिन उसमें सियासी तौर पर अगर आप देखें इमरान खान को तो बहुत फायदा हो गया। सही है, चूंकि महंगाई, इसमें कोई शक नहीं है, इमरान खान बहुत कहते थे बाहर से महंगाई है, वबा की वजह से है, लेकिन इंसान जो महंगाई सह रहा है उसको इतना नहीं पता लगता, लेकिन जब ये आए तो महंगाई कई गुना हो गई, 4 गुना बढ़ गई। ठीक है, चलिए जनाब, थैंक यू सो मच। टाइम की किल्लत है इसलिए मैं माजरत करूंगा आपसे। कमल शौज़ा हमारे साथ मौजूद थी, उसामा गाजी हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जनाब। जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही, तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च, बोल न्यूज की खुसूसी कवरेज। ये एक फैमिली मार्च है, हकीकी आजादी मार्च जो है जीटी रोड पर रवां दवा है। बोलने की हक और सच की बात। इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया, फायरिंग से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कातिलाना हमले से किया पर्दा चाक, बोल हमेशा बना आवाम की आवाज। बोल को वेलकम देगा आजादी मार्च के लिए। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।